अस्सलाम वालेकुम। वी आर डिस्कसिंग जून 2021। पेपर है 21। सबसे पहले इसका जो थ्रेशोल्ड है वो नोट कर लो। सबसे पहले इसका थ्रेशोल्ड नोट कर लो। वी आर पुटिंग अ रिव्यू क्लास फॉर जून 21। और मैं जैसे कहा था कि आप पेपर पहले से करके रखो और ताकि हम उस पेपर को यहाँ डिस्कस कर सकें। सबसे पहला पार्ट है डिफाइन डेंसिटी। डेंसिटी की डेफिनेशन सबको याद होती है। डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। वो डेफिनेशन लिख देंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सही है। और फिर द मास m ऑफ द पिरामिड इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन एक्स। तो तुम इसमें पहले एक्स को सब्जेक्ट बना लो और फिर अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला लगा दो। पहले तुम लोगों को एक्स को सब्जेक्ट बनाना होगा।
क्योंकि ये कह रहे हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन लेंथ एक्स, और इसको तुम परसेंटेज वाले मेथड से भी कर सकते हो। अगर तुम इसको चाहो, तुमने अगर इसको किया है तो मुझे बताओ कि कैसे किया है। इसको परसेंटेज वाले मेथड से भी कर सकते हैं। जो परसेंटेज वाला मेथड होता है वो सिंपल ये है कि आपको परसेंटेज दी हुई है, इसकी परसेंटेज दी हुई है 5%, और 5% के साथ इसकी ट्रू वैल्यू दी हुई है 4। तो आप 5% ऑफ 4 निकाल लो और उससे आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। The density rho is calculated from the measurements in table 1.1. Determine the percentage uncertainty in the calculated value of density. इसमें वही तरीका जो भी बताया था कि आप डेंसिटी को सब्जेक्ट बनाओ और उस पे फिर अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला लगाओ। सबसे पहले आपको पता है कि जो डेंसिटी है, आपके पास अलग अलग डेंसिटीज दी हुई हैं। इसमें भी दूसरा ऑप्शन वही है कि परसेंटेज को डायरेक्ट सॉल्व कर लो। एम की परसेंटेज दी है, एक्स की दी हुई है, एच की भी दी हुई है, आप सबको रखो और डेंसिटी को सब्जेक्ट बनाओ और परसेंटेज निकाल लो। जो पावर होती है वो हमेशा मल्टीप्लाई में आ जाती है। The square base of the pyramid in B rests on the horizontal surface of a bench. Use data from table 1.1 to calculate the average pressure of the pyramid on the surface of the bench. The uncertainty in your answer is not required. प्रेशर का फॉर्मूला है F अपॉन ए, उसमें तुम पहले एरिया कैलकुलेट कर लो, फिर वेट बना लो, फिर प्रेशर का फॉर्मूला वेट अपॉन एरिया कर दो और उससे सॉल्व कर लो। इस वाले पार्ट में अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए। मैं वो अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट एक मरतबा आपको फिर रिवाइज करा दूं कि देखो, जो अनसर्टेनिटी होती है उसका मेन फॉर्मूला कोई एग्जिस्ट नहीं करता डायरेक्टली। तुम जो भी फॉर्मूला बनाओगे, जैसे m इज इक्वल टू 1/3 रो एच एक्स स्क्वायर है, अगर तुम डेंसिटी को सब्जेक्ट बनाते हो तो 3m अपॉन एच एक्स स्क्वायर। अब अगर आप डेंसिटी की अनसर्टेनिटी निकालो तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, अब जो 3 है 3 आप लिखते नहीं है इसके अंदर ना, तो आप क्या लिखेंगे, डेबा m अपॉन m प्लस 2 टाइम्स डेबा x अपॉन x। देखो ऐसे आ जाएगा। ये वो तरीका है जो मैंने आपको रेगुलर क्लास में भी समझाया था कि इसी को कर लो और परसेंटेज इसी में डायरेक्ट बन जाती है, क्योंकि जब आप इधर परसेंटेज लगाओगे तो इधर इंटू 100 हो जाएगा। आपके पास m की परसेंटेज है, आपके पास x की भी है। अच्छा, मैंने h मिस किया, सॉरी। अच्छा, अब जो परसेंटेज होती है ना वो डायरेक्ट अनसर्टेनिटी होती है। जो परसेंटेज है
वो डायरेक्ट फ्रैक्शन बनती है और आप उसको डायरेक्ट रख के सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये 2% है ना, तो आप इसको लिख दोगे 2/100। फिर अगर ये डेल्टा H/H है तो 4%, तो 4/100 प्लस 2 ब्रैकेट में 5/100। और चूंकि ये 100 डिनोमिनेटर में है तो 100 जो है वो बाहर एलसीएम में कॉमन हो जाएगा। और फिर आप 2 + 4 + 10 ये करो तो आपके पास इस तरह 16 आ जाएगा। ये तरीका मैंने वर्किंग इसलिए डिटेल से दिखाई ताकि अनसर्टेनिटी रिवाइज हो जाए। जो परसेंटेजेस होती हैं उनको डायरेक्ट आप अनसर्टेनिटी के फॉर्मूला में पुट कर दिया करो। Now, question number 2. A person uses a trolley to move suitcases at an airport. The total mass of the trolley and suitcases is 72 kg. The person pushes the trolley and suitcases along a horizontal surface with a constant speed of 1.4 and then releases the trolley. The released trolley moves in a straight line and comes to rest. वो retardation होगी. Assume that a constant total resistive force of 18 Newton X opposes the motion of the trolley and suitcases. ट्रॉली और सूटकेस के ऊपर जो टोटल रेजिस्टिव फोर्स लग रही है वो 18 न्यूटन है। अब वो कह रहे हैं पावर रिक्वायर्ड टू ओवरकम द टोटल रेजिस्टिव फोर्स ऑन द ट्रॉली एंड सूटकेस व्हेन दे मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ दिस। अगर तुम एक बॉक्स बना लो और तुम कहो कि ये ट्रॉली और सूटकेस है, तो फॉरवर्ड फोर्स हो गई एफ। एफ का फॉर्मूला होता है P/V। जो रिटार्डिंग फोर्स है वो है 18 न्यूटन। और इस वक्त हमें निकालना है इसे पावर रिक्वायर्ड। ये ट्रॉली का सेटअप है। इस वक्त ट्रॉली कांस्टेंट फोर्स से जा रही है, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। तो इसका मतलब होगा कि F = P/V। उसमें F को मैं 18 रख दूंगा। पावर मुझे निकालनी है, वेलोसिटी है 1.4 और उसको रख के सॉल्व कर लो। ये इंप्रेसिव होता है कि आप एक डायग्राम जरूर बनाओ। कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द ट्रॉली टू कम टू रेस्ट आफ्टर इट इज रिलीज। जब ये छोड़ देगा तो ट्रॉली रिटार्ट करेगी। जब ये छोड़ देगा तो ड्राइविंग फोर्स तो हट जाएगी, मतलब ये वाली फोर्स हट जाएगी। 18 न्यूटन काम करेगी। उस वक्त इसकी जो स्पीड होगी वो 1.4 है। फिर इसको रुकना है तो v 0 है। F = 18 न्यूटन है। आप पहले ऐसा करो कि एक्सेलरेशन निकाल लो। इसका इसने कलेक्टिव मास दिया हुआ है, हाँ 72 kg। कलेक्टिव मास दिया हुआ है 72 kg। ये वैसे मांग रहा है टाइम। आप पहले क्या करो, A = F/m से A निकालो और फिर किसी इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा दो और उसको रखकर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर फिर डिस्टेंस टाइम निकाल लो। जिन लोगों ने वर्किंग की है, चूंकि ये पेपर रिव्यू की क्लास है, तो जिन लोगों ने वर्किंग की है वो इसका आंसर कंपेयर करो।
ये जो सवाल होता है जिसमें आप स्लोप देखते हैं, ये इंक्लाइन प्लेन का केस है। इंक्लाइन प्लेन पे जो सवाल बनते हैं उनको या तो आप रेजोल्यूशन पे ले जाएं या फिर आप इक्वेशन बनाएं एनर्जी वाली, लॉस इन पोटेंशियल या गेन इन काइनेटिक वगैरह। एट अनदर प्लेस इन द एयरपोर्ट द ट्रॉली एंड सूटकेस आर ऑन अ स्लोप, द पर्सन रिलीजेस द ट्रॉली फ्रॉम रेस्ट। बंदा हर जगह रिलीज ट्रॉली को कर रहे हैं। The person releases the trolley from rest at point X. The trolley moves down the slope in a straight line towards Y. The distance along the slope between point X and Y is 9.5. The component F of the weight of the trolley and suitcases that acts along the slope is 54 Newton. Assume that a constant total resistive force of 18 Newton opposes the motion of the trolley and suitcases. इसे खुद दिया है कि कंपोनेंट ऑफ वेट, तो वो आपको खुद ही हिंट दे रहा है कि रिजॉल्व तो कर रहा है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रॉली, कैलकुलेट द वर्क डन। तो अब ये जिन लोगों ने सॉल्व किया है, इसने ना वेट का कंपोनेंट दिया हुआ है, तो अब रिजॉल्व तो ऐसा अभी करने की जरूरत नहीं है, ना एंगल दिया हुआ है, तो हमें उसने एक तरह से कंपोनेंट दे दिया है। वैसे ये जो कंपोनेंट दिया हुआ है ना, ये थ्योरेटिकली आप समझने के लिए याद रखो कि ये है mg cos थीटा, कंपोनेंट ऑफ द वेट, और 18 न्यूटन अपोज कर रहा है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रॉली एट पॉइंट y। रिलीजेस तो इसने यहां की है ना, फ्रॉम रेस्ट, तो यहां मैं u कर देता हूं 0। यहां पर वेलोसिटी जो है मुझे निकालनी है। अब तुम क्या करोगे कि सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लो, और डिस्टेंस भी दिया हुआ है। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, रिजल्टेंट फोर्स निकालो और रिजल्टेंट फोर्स से एक्सेलरेशन निकल आएगा। 54 और 18 को माइनस कर दो, रिजल्टेंट फोर्स से एक्सेलरेशन निकालो, मास तो वही रहेगा ना। और पहले रिजल्टेंट फोर्स निकाल लो, इसको ma की इक्वल कर दो। यहां से फिर एक्सेलरेशन निकाल लो और फिर वो फॉर्मूला लगा लो, कोई भी फॉर्मूला 2as वाला लगा दो या 2 या इक्वेशन ऑफ मोशन टाइम तो पता है वो लगा लो। इसमें पहले एक्सेलरेशन निकालो और फिर 2as वाला फॉर्मूला लगाओ और उसको रखकर v निकाल लो। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द मूवमेंट ऑफ द ट्रॉली फ्रॉम x टू y। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क डन का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों वर्किंग कंपेयर करो। ठीक है, अब तुम इसमें स्केच वाला पार्ट हमेशा ट्रिकी होता है, और एग्जामिनर कह रहा है दैट ट्रॉली इज रिलीज एट पॉइंट एक्स एट टाइम इज इक्वल टू 0।
sketch a graph to show the variation with of the work done by the force F for the movement of the trolley from X to Y. अब देखो ये बनाने वर्क अगेंस्ट टाइम, वर्क होता है जूल और टाइम होता है सेकंड। तो इसका मतलब हमें लग रहा है कि अगर हम इस ग्राफ का ग्रेडियंट सोचें तो ग्रेडियंट होगा पावर, क्योंकि जूल जूल पर सेकंड होगा ना, पावर बन जाएगा। जो ग्राफ्स होते हैं उनको या तो आप सॉल्व करें ग्रेडियंट से या एरिया से। अब वो कह रहे हैं इसका ग्राफ बनाओ। चूंकि ये पेपर रिव्यू क्लास है तो अगर आपने इसको बनाया है तो कंपेयर करो, इसकी शेप ऐसी बनेगी, आहिस्ता आहिस्ता जब ये नीचे आएगा तो ग्रेडियंट बढ़ रहा है। अब देखो कि द एंगल ऑफ द स्लोप इन बी इज कांस्टेंट, कहता मैं एंगल नहीं बदलूंगा। फ्रिक्शनल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हील्स ऑफ द मूविंग ट्रॉली आर आल्सो कांस्टेंट। जो फ्रिक्शन इसको मिल रही है वो भी कांस्टेंट है। बट व्हाई इन प्रैक्टिस इट इज इनकरेक्ट टू एज्यूम द टोटल रेजिस्टिव फोर्स अपोजिंग द मोशन ऑफ द ट्रॉली। क्या ग्राउंड फ्रिक्शन के अलावा भी कोई फोर्स एक्ट कर रही होती है? जो ग्राउंड फ्रिक्शन होती है उसके अलावा भी कोई रेजिस्टिव फोर्स एक्ट कर रही होगी। जो ट्रॉली है, जो शॉपिंग ट्रॉली सूट केस रखे हुए उसमें, हाँ भाई बताएं जरा इसमें जो लोग आंसर जिन्होंने निकाला हो, इसमें क्या करूंगा मैं? जब मैं इसको आंसर करूंगा तो मैं एग्जामिनर को बताऊंगा कि एयर रेजिस्टेंस भी तो मौजूद है। जब चीजें मूव करती हैं सरफेस पर तो उनको दो अपोजिंग फोर्सेस मिलती हैं, एक होती है एयर रेजिस्टेंस और एक होती है ग्राउंड फ्रिक्शन। A pendulum consists of a solid sphere suspended by a string from a fixed point P as shown. A sphere swings from side to side. At one instant, the sphere is at its lowest position x, where it has kinetic energy 0.86. स्फीयर जो अपनी लोएस्ट पोजीशन पर आ रहा है, ये वाली पोजीशन ना, और यहां उसके पास एनर्जी है 0.86 जूल, मोमेंटम है 0.72। A short time later, the sphere is at position y, where it is momentarily stationary at a maximum vertical height. The string has a fixed length and negligible weight. String का अपना कोई weight नहीं है। Air resistance भी हटा दी इसने। 3.1 draw a solid line to represent the displacement of the center of the sphere at position y from position x. इसको तो आप एक रूलर से ज्वाइन करके दिखा दो एग्जामिनर को।
ऐसे ज्वाइन करा होगा अगर आपने इसको किया है। शो दैट द मास ऑफ द स्फीयर इज 0.30 kg। अब इसमें हमारे पास डेटा में ना काइनेटिक एनर्जी है। जब ये ऊपर जाएगा तो सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल बनेगी, क्योंकि इसकी स्पीड 0 हो जाएगी ना हाईएस्ट पॉइंट पे। हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर ये रुकने वाला है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड 0 कर दो। अब मुझे बताओ इसको कैसे सॉल्व करा है तुम लोगों ने। अगर किया है तो एक तरीका तो भाई लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक, लेकिन उसमें रखूंगा तो मास कैंसिल हो जाएगा। और अगर मोमेंटम वाली लॉजिक से करूं, मेरे पास मोमेंटम है। एक मोमेंटम का भी फॉर्मूला होता है ना, इम्पल्स वाला, ये वाला। तो मैं क्या कर सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी रखकर वेलोसिटी निकाल लो। फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, जो फाइनल वेलोसिटी है ना वो 0 है। अब मुझे मास निकालना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है उसके लिए मेरे पास मास की वैल्यू, इसमें मास की वैल्यू कहीं दी हुई है इसमें? नहीं, मास की वैल्यू नहीं दी हुई। चलो भी बताओ इसको कैसे करेंगे सॉल्व। इसमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रीअरेंज कर लें और उसमें मोमेंटम को सब्जेक्ट बनाकर वेलोसिटी सॉल्व कर लें, फिर मोमेंटम का फॉर्मूला लगाएं और उसको रखकर मास निकाल लें। ये वर्किंग देखें। कैलकुलेट द हाइट। यहां पर टोटल काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल के इक्वल कर दो, यानी आप ये कह दो कि ई के बिकम्स ईपी एंड ईपी इज इक्वल टू mgh। आपके पास मास अभी निकल आया, पोटेंशियल और काइनेटिक इक्वल कर दो, तो वो जो काइनेटिक है 0.86 वो पोटेंशियल को दे दो और फिर फॉर्मूला में डालकर एच निकाल दो। The distance between P and the center of the sphere is 0.93 when the sphere is at position Y, the string is at an angle theta to the vertical. Show that theta is equal to 47. इसने यहां पर ये थीटा शो किया है और ये कह रहे हैं कि जो स्ट्रिंग है, देखो ये कह रहे हैं distance between point P and the center of the sphere is 0.93। ये वाला 0.93 है डिस्टेंस। अब इसको या तो तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर दो, ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर सकते हो तो ट्रिग्नोमेट्री से करो। और ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर दो और उसमें साइन कॉस लगाकर जो भी लग रहा हो
क्योंकि हाइट आपने अभी निकाल ली ना, हाइट आप अभी निकाल चुके हो, तो जो हाइट आपने निकाली है उसको आप ऐसे जोड़ दो तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, ये भी 0.93 है। हाँ, ये वाला जो डिस्टेंस है ये दोबारा से निकाल लेना, ये वाला जो डिस्टेंस है ये दोबारा से निकाल लो, माइनस करके 0.93 और h को माइनस कर दो। Find the sphere, for the sphere at position y, calculate the moment of its weight about p. देखो ये पोजीशन y जो है वो आगे वाली है, वहां पर अगर मैं इसका ऐसे वेट शो करूं, ये इसका वेट है, और यहाँ पर मैं पिवट ले लेता हूं। मोमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये चाहिए होगा। वेट तो मेरे पास आ जाएगा क्योंकि इसका मास अगर है, मेरे पास मास निकला हुआ है, तो उससे वेट बन जाएगा। सिर्फ मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए, तो फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करके आई कैन फाइंड द मोमेंट। अब वो जो ट्राइंगल बनी हुई है उसमें तुम्हारे पास सारी साइड्स हैं, तो ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क बनाए ये निकाल लो, इसको तुम कहो कि ये डी है, और उसको पुट करके मोमेंट कैलकुलेट कर दो। अब तुम्हें से जिन लोगों ने उस घर पे सॉल्व किया हुआ है इसको, या अभी सॉल्व करा है, तो इसको चेक करके फिर मोमेंट का फॉर्मूला लगाओ और उसमें फॉर्मूला में वैल्यू डालकर और फिर आंसर निकाल लो। State and explain whether the sphere is in equilibrium when it is stationary at point position y. जब ये पोजीशन y पे पहुंचेगा तो क्या ये इक्विलिब्रियम में होगा? ये याद रखो कि इक्विलिब्रियम में दोनों चीजें जीरो होनी चाहिए, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो हो और रिजल्टेंट मोमेंट भी जीरो हो। लेकिन ऐसा तो नहीं है, वरना तो ये वापस ही नहीं आता। लेकिन ये तो हाईएस्ट पोजीशन पे जाके वहां से टर्न करेगा और वापस आएगा। इसका वापस आना ये शो करेगा कि ये वहां पर इक्विलिब्रियम में नहीं था। फॉर अ प्रोग्रेसिव वेव स्टेट व्हाट इज मेंट बाय वेवलेंथ। जब एक वेव चल रही होती है, चलती हुई वेव के लिए प्रोग्रेसिव का क्या मतलब है? प्रोग्रेसिव कहते हैं उस वेव को जो एनर्जी को सिस्टम से बाहर लेकर चलती जाए। ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव वेवलेंथ की डेफिनेशन लिख दोगे कि इट इज the separation between two successive points which are exactly in phase. A light wave from a laser has a wavelength this in a vacuum. अब पीरियड निकालना है तो पहले हमें फॉर्मूला देखना होगा, v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी।
ये लैम्डा दिया हुआ है, इनकी जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट होती है, v इज इक्वल टू सी होती है ना। देखो ये कांस्टेंट वेलोसिटी, इसको पुट कर दो और फिर आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है टी। द लाइट फ्रॉम द लेजर इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डिस्क्राइब द डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, लाइट वेव्स एज द ग्रेटिंग। ग्रेटिंग में बहुत सारी स्लिट्स होती हैं, जो ग्रेटिंग होती है उसमें मल्टीपल स्लिट्स होती हैं, हर स्लिट अपने अपने पॉइंट पर, हर स्लिट अपनी अपनी बारी पर क्या करेगी कि वो अपनी अपनी पॉइंट पर वेव्स को बेंड करेगी। और मल्टीपल स्लिट्स होती हैं तो हर स्लिट से डाइफ्रैक्शन होगी, एवरी स्लिट विल ऑफर दिस डाइफ्रैक्शन। डिस्क्राइब द डाइफ्रैक्शन ऑफ द लाइट वेव्स एट द ग्रेटिंग। तो आप एग्जामिनर को बताओगे कि मल्टीपल स्लिट्स होंगी, मल्टीपल बेंडिंग होगी और उस पे फिर डाइफ्रैक्शन होगी। A diffraction grating is used with different wavelength of visible light. Visible light, the angle theta of the fourth order. Fourth order का मतलब होता है n is equal to 4. Maximum from the zero order central maximum is measured for each wavelength. The variation with wavelength lambda of sin theta is shown. इसने एक लाइन बना के छोड़ी है. The gradient of the graph is capital G. इसके y एक्सिस पे जो है वो साइन थीटा है और x एक्सिस पे लैम्डा। फॉर्मूला क्या होता है, एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। साइन थीटा और लैम्डा की रेशो कर लो, n तो मुझे 4 दे दिया इसने, तो मैं कर देता हूं 4 लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। मैं ग्रेडियंट बना रहा हूं तो मैं साइन लैम्डा उधर ले जाता हूं, तो 4 इज इक्वल 4 अपॉन डी is equal to sin theta upon lambda. 4 upon d is equal to gradient. तो अब तुम क्या करोगे कि ग्राफ से ग्रेडियंट निकालो, ग्रेडियंट इस फॉर्मूला में डालो और उसको फिर डी को सब्जेक्ट बना लो। इसे डी मांगा हुआ है आपसे ना, अच्छा वो इन टर्म्स ऑफ जी रखना है, सॉरी, खाली एक्सप्रेशन बना के छोड़ दो। आप इसमें एक्सप्रेशन बनाकर और फिर उसको एज खाली जी की फॉर्म में लाके छोड़ दो, ग्रेडियंट इज जी। जब हम n की जगह 2 रखेंगे तो फिर d की वैल्यू बनेगी 2 अपॉन जी। ग्रेडियंट जो है वो चेंज हो जाएगा, ग्रेडियंट कम हो जाएगा। तो जो तुम्हारा नया ग्राफ बनेगा वो बनेगा उसी के साथ, लेकिन वो नीचे आ जाएगा।
स्टेट किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ ने अपने सेकंड लॉ में क्या कहा था कि जो ईएमएफ होती है वो सारे वोल्टेजेस के सम के बराबर होती है। अगर वो एक लूप बना हुआ है तो सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इक्वल टू सम ऑफ ऑल ईएमएफ। A battery has EMF 4 volt and internal resistance 0.35. The battery is connected to a uniform resistance resistor wire. ये हमें दिया हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस और एक तार से जोड़ा हुआ है। वायर एक्स वाई हैज रेजिस्टेंस 0.90 ओम। इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 0.90 है। The potential difference across wire Y is 1.8. The current, अब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 1.8 वोल्ट है। हमें वोल्टेज पता है, इस पे रेजिस्टेंस पता है, तो वायर में करंट निकाल लो। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट पास अ पॉइंट इन द बैटरी इन अ टाइम। और ये मैंने कल वाली क्लास में भी बताया था कि देखो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू आई टी, और दूसरा होता है वो जो है ना फॉर्मूला क्वांटाइजेशन वाला वो, और इसको फिर इक्वेट कर दिया करो। इससे तुम्हें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। फिर वो कह रहे हैं रेजिस्टेंस आर निकालें। जब आपको करंट मिल जाएगा तो करंट तो सीरीज में सेम होता है, फिर वो ऊपर वाली रेजिस्टेंस को भी कॉल कर लो। जो बैटरी लगी हुई है हमारे पास वो लगी हुई है 4 वोल्ट की। कुछ वोल्टेज जाएगा 0.35 पर, कुछ रेजिस्टर पे जाएगा, कुछ वोल्टेज इस पे जाएगा, कुछ इस पे जाएगा और कुछ इस पे जाएगा। तीनों पे वोल्टेज अलग अलग रखकर उनको ऐड करो, इक्वेशन बनाओ और फिर सॉल्व कर दो। ये जो बेसिकली किरचॉफ का सेकंड लॉ है ना, वही लगाना है कि सारे वोल्टेजेस का जो सम होगा वो ईएमएफ के बराबर होगा। Then examiner says the cell of EMF 1.2 volt is connected to the circuit. ये अब वो बन गया ना पोटेंशियल डिवाइडर, पोटेंशियोमीटर। द कनेक्शन P is moved along the wire. The galvanometer reading is 0 when the distance XP is 0.3 मीटर। जब 0.3 मीटर का डिस्टेंस हो गया तो गैल्वानोमीटर ये वाला जो है इसने रीड कर लिया 0। जब ये 0 रीड कर ले तो फिर आप इस पे रेशो लगा सकते हो। रेशो लगाओ और एल लेंथ की वैल्यू निकाल लो।
अब देखो ये जो थ्योरी पार्ट है, ये वाला फिक्स रेजिस्टर रिप्लेस बाय अ डिफरेंट फिक्स रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस ग्रेटर देन आर। ये जो रेजिस्टर लगा हुआ है ये वाला, इसको समझो कि इसकी रेजिस्टेंस बढ़ा दो। इसकी बढ़ाओगे तो इसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और वोल्टेज सीरीज में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जब ये ज्यादा वोल्टेज ले लेगा, जब ये ज्यादा वोल्टेज उठा लेगा, तो फिर आप इसको पीछे वाले को मिलने वाला वोल्टेज कम हो जाएगा। यानी जब इस पे वोल्टेज बढ़ेगा तो ये जो वायर एक्स वाई है ना, इस पे आने वाला वोल्टेज कम हो जाएगा। तो फिर यहां भी वोल्टेज ड्रॉप करेगा, तो स्लाइडर को थोड़ा आगे ले जाना पड़ेगा ताकि फिर दोबारा वो 1.2 का शेयर इक्वल कर सके। state the name of another lepton that is produced in the decay। वो जो न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो वाली कहानी है। स्टेट द नेम ऑफ द इंटरैक्शन, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है जो करती है। विच ऑफ द थ्री पार्टिकल प्रोटॉन न्यूट्रॉन बीटा प्लस हैज द लार्जेस्ट रेशियो ऑफ मास। इसमें ट्रिक हो जाती है। असल में रेशियो है चार्ज, रेशियो ऑफ चार्ज टू मास। ऊपर चार्ज आएगा, जैसे बीटा ले लें तो बीटा बीटा होता है, बीटा प्लस पार्टिकल में ऊपर आएगा, बेसिकली ऊपर जो नंबर होता है वो मास होता है ना, तो 0 और +1 आ गया। तो जब इसका रेशो करेंगे तो मास चार्ज टू मास, वन अपॉन 0। The charge on the proton is plus E। इसी
चलो अब इसको आप कंपेयर कर लो, इसका ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स वाला पार्ट है ये करने की जरूरत नहीं है, अब कोर्स में नहीं है ये वाला जो पार्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो पार्ट है, पार्ट नंबर B1 B2 ये छोड़ दें। आज का काम इतना ही, पेपर हमारा माशाल्लाह कंप्लीट हो गया। हम इसको अब इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। अल्लाह हाफिज।